क्लास 12th का हिंदी का पेपर। वेरी IMP क्वेश्चन। पहले नंबर तो सही विकल्प आएंगे 5 नंबर के, दूसरे नंबर रिक्त स्थान, तीसरे नंबर सही जोड़ी और चौथे नंबर एक वाक्य में उत्तर। फिर सत्य असत्य और भक्ति काल की 2 विशेषताएं। वेरी IMP क्वेश्चन है, आपको क्या करने हैं, छायावाद, भक्ति काल और रीतिकाल, इन तीनों में से एक जरूर आएगी। सुमित्रा नंदन पंत अर्थात रसखान के 2 कवियों की विशेषताएं, मतलब काव्य कवि परिचय पूछ रहे हैं उसमें, तो आपको एक कॉमन जीवन परिचय याद कर लेना है और जिस कवि कहा जाए उस कवि की केवल रचना लिखनी है और वो जीवन परिचय वही चलेगा। अब आ गए अनुप्रास अलंकार। अलंकार की परिभाषा, पूरे अनुप्रास उपमा ये सभी अलंकारों को पढ़ लेना है। काव्य की परिभाषा और रस की परिभाषा तथा उनके स्थायी भाव, निबंध लेखन की 2 विशेषताएं, निबंध लेखन की विशेषताएं और गद्य के किन्हीं 4 विधाओं के नाम, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषताएं, महादेवी वर्मा के साहित्य की 2 विशेषताएं। वेरी IMP क्वेश्चन है। यहाँ आ गए संदर्भ प्रसंग व्याख्या पर। संदर्भ प्रसंग व्याख्या में आप क्या कर लें, संदर्भ में पाठ और कवि का नाम डालना है और प्रसंग में उसकी प्रसन्नता क्या बोल रहे हैं। जैसे प्रेमी ढूंढता मैं फिर तो ना मिलो कोई, इसमें कौन है, इसमें जो भी जिस पाठ के नाम है उसका पाठ का नाम लिख देना है संदर्भ में और कवि का नाम। तो इसमें अच्छे से प्रेम से बोलने वाला कवि कह रहे हैं, प्रेम से बोलने वाला ढूंढता फिरा लेकिन कोई भी नहीं मिला। इसमें प्रेम भाव की संदर्भ प्रसंग में प्रेम से बोलने वाले की, अच्छे से बोलने वाले के बारे में कहा गया और व्याख्या में इसी को हिंदी बना के आपको लिख देना है। अब आएगा विषय अनुच्छेद, पानी का महत्व तथा उसके अनुच्छेद, कक्षा में अपने मित्र की पढ़ाई संबंधी संवाद। अब आ गए परीक्षा के परिणाम। टीसी की प्रार्थना पत्र प्राचार्य को, वेरी IMP है क्वेश्चन, और अपने परिणाम की जानकारी देते हुए मित्र को एक पत्र। अब आ गए निबंध पर, तो इनमें से निबंध एक विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये कर लेना है। वेरी IMP है क्वेश्चन, बस पूरा सॉरी। इसमें चालू कर का परिचय, यही वेरी IMP है क्वेश्चन। शांत रस की परिभाषा, शांत रस की परिभाषा, संदेह अलंकार की परिभाषा, वेरी IMP क्वेश्चन है। अपने प्राचार्य को छात्र कोर्स छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र, ये भी वेरी IMP क्वेश्चन है। बधाई पत्र, ये भी IMP क्वेश्चन है। अब आते हैं सही जोड़ियाँ। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग, पहले का दा है तो किसको कहा गया, भक्ति काल को। धारित्र निधुर्म, इसके कवि को, दूसरे का ई है अनिकुंड। वेरी IMP क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना आप एक बार। पूरे ये पेपर जो सेट है जो 5 वर्ष का, इसमें से ही 100% फंसता है और कहीं नहीं जाता है अलग। ये पूरे आपको यही सॉल्व करना है और वेरी IMP क्वेश्चन है। महाकाव्य ये शीतलवाणी आग में के क्या अभिप्राय है, ये वेरी IMP क्वेश्चन है। भक्ति काल में निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा की 2 विशेषताएं, केवल 2 विशेषताएं आपको सभी करनी, भक्ति काल की, छायावाद की और प्रगतिवाद की। ये दोनों आई हैं, भक्ति काल और प्रगतिवाद। इसमें से एक जरूर आती है, भक्ति काल, प्रगतिवाद, छायावाद और रीतिकाल, ये चारों याद कर लेनी है। वेरी IMP क्वेश्चन है।
रस निष्पत्ति सहायक तत्वों के नाम लिखिए। ये वेरी IMP क्वेश्चन है। कोई दो तकनीक शब्द। अब आते हैं यहाँ पे संदर्भ प्रसंग व्याख्या पे। व्योम पालत, ये भी वेरी IMP क्वेश्चन है। केवल इनके कवि और पाठ का नाम याद कर लेना है और संदर्भ में और प्रसंग में उसकी प्रसन्नता दर्शानी और व्याख्या में इसी को अपने लिखते चले जाना। ये आ गया महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, भाषा शैली तथा साहित्य में स्थान। केवल एक कॉमन जीवन परिचय सभी के में चलेगा। केवल उनकी रचनाएं के लिए याद कर लेनी है आपको। रीतिकाल को श्रृंगार क्यों कहा गया है? वेरी IMP क्वेश्चन। नई कविता की दो विशेषताएं। सिंधु सभ्यता वेरी IMP क्वेश्चन है। ये आ गए छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम। ये बहुत सारी चार दी हुई है, 5। केवल आपको क्या करना है, दो रचनाएं याद करनी है, 2 उनके कवियों के नाम और 2 कवि की रचनाएं और 2 ही विशेषताएं करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है आपको। ये भी वेरी IMP क्वेश्चन है। ये भी वेरी IMP क्वेश्चन 2025, 24 और 23 ऐसे ही आते रहते हैं। इनमें से एक न एक विशेषता, जैसे प्रयोगवादी की 4 ये विशेषता दी हैं। केवल 2 आपको केवल 2 कर लेनी है, 2 सभी की, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की और रीतिकाल की। वेरी IMP है ये। छायावाद की ज़्यादा, अधिकतर छायावाद की आती है। वेरी IMP क्वेश्चन नई कविता की ये प्रयोगवाद और छायावाद जरूर कर लेनी है आपको, ये जरूर आती हैं। इनमें से 1-2 रचना जरूर आएंगे और 2 कवि के नाम जरूर आएंगे। ये सब इनमें से इसमें और इसमें और इसमें तीनों कर लेनी है। वेरी IMP क्वेश्चन है, ये जरूर आती हैं हर साल। अब आ गए रामचरितमानस की रचयिता कौन है? तो तुलसीदास हैं, गोस्वामी तुलसीदास। राम भक्ति शाखा के प्रदर्शक कौन है? रामानंद। कृष्ण शाखा के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। भक्ति शाखा के कवियों के प्रमुख प्रयोग ब्रजभाषा एवं बोलियों के प्रयोग हैं। वेरी IMP क्वेश्चन है। हिंदी भक्ति काल स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ये भी वेरी IMP क्वेश्चन है। अब आते हैं कौन सा शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार संपादक महत्वपूर्ण कवि हैं? ये वेरी IMP क्वेश्चन है। ये भी आपको कर लेना है, नोट करते चलो। ये 2025 में आया था। एक घूंट एकांकी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। और ये भी वेरी IMP क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? और गद्य के 4 विधाओं के नाम लिखिए। वेरी IMP क्वेश्चन है। अब आते हैं यहाँ पे संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर, ये जरूर आते हैं। वेरी IMP क्वेश्चन है ये भी। अब आते हैं कहानी और उपन्यास में अंतर। कहानी और उपन्यास, नाटक और एकांकी और संस्मरण और रेखा चित्र, ये तीनों याद कर लेना। इनमें से एक जरूर आएगा। अब संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ये तो इसमें संदर्भ में क्या करना होता है, कवि और पाठ का नाम, और प्रसंग में इसकी प्रसन्नता, और व्याख्या में इसको ही अपनी भाषा में लिखते हैं, ब्रज भाषा से। जेब में भरे होने के मन खाली होने पर मन की क्या दशा होती है? ये वेरी IMP क्वेश्चन है। जेब भरे होने से मन के खाली होने पर मन किसी की नहीं मानता। वह चाहता है कि वह यह भी ले लूं और वह भी ले लूं। सभी सामान आवश्यक आरामदायक मालूम होता है उसे। वेरी IMP क्वेश्चन है। और एक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार जादू। अब आते हैं लेखक श्रीश कालजई। ये भी वेरी IMP क्वेश्चन है। और ढोलक की आवाज़,
ये सबसे वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। मनुष्य की क्षमता किन किन 3 बातों पर निर्भर करती है? मनुष्य की क्षमता निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करती है। एक, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार, और मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों पर सामना करती है। अब आते हैं भक्ति पाठ महादेव वर्मा संकलित। ये जिसमें भी सन डाले वो बहुत वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये जरूर आते हैं, एक ना एक फंस जाएगा इसमें से। पहलवान कितने पुत्र थे? पहलवान लट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, 2 बार आया है, अभी जरूर आएगा। अब आते हैं अभिधा व्यंजना तथा लक्षणा की परिभाषा। इनमें से एक जरूर आएगी, ये भी तीनों पढ़ लेना। सौरठा छंद, ये भी जरूर, छंद में से छंद आपको सभी पढ़ लेना है, केवल एक छंद की परिभाषा जरूर आएगी। वेरी आईएमपी है, जरूर आती है हर साल। ये कवि छंद की परिभाषा, ये बहुत आईएमपी है, और सौरठा छंद की, दोनों आईएमपी हैं। ये दोनों ही कर लेना और ज़्यादा नहीं करना है, इन दोनों में से एक जरूर आएगी। अब आते हैं निबंध पत्र लेखन पर। पत्र लेखन में एक ध्वनि विस्तारक यंत्र हेतु जिलाधीश को महोदय को प्रमाण पत्र लिखिए। ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा। एक यह है जबलपुर नगर निगम, ये कर लेना है, और एक वह है, और एक यह है अपने मित्र कमलेश को अपने बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, 2 बार आया है। बस ये तीनों ही कर लेना है, आपको जरूर आएंगी। निबंध में आपको राष्ट्र निर्माण कौन सा आएगा? नंबर ए, इंटरनेट आज के जीवन में आवश्यकता। वर्तमान जीवन में इंटरनेट की आवश्यकता, ये वेरी आईएमपी ये है, और यह है प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण, पर्यावरण का मतलब है हमारे चारों ओर का आवरण, वह आवरण जिससे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि, इससे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, इसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। एक प्रस्तावना में आपको डालना है, और जैसे पर्यावरण प्रदूषण के नंबर 1 डाल लेना है आपको। जल प्रदूषण, तो जल प्रदूषण में जैसे हम वह आवरण जिससे हम चारों ओर घिरे हुए हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। और जल प्रदूषण, जैसे जल में, यह मत पढ़ो, यह बहुत कठिन है, इसलिए मैं सरलता से समझा रही हूँ। जिस जल में किसी बाह्य अवांछित पदार्थ का मिलना जिससे जल की शुद्धता में गिरावट आती है, उसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। अब आते हैं वायु प्रदूषण पर। तो वायु इसी तरह जल की जगह पर वायु कर देना है, वही की वही परिभाषा रहेगी। जल में किसी बाह्य अवांछित पदार्थ का मिलना जिससे जल की शुद्धता में गिरावट आती है। जैसे जल में क्या जैसे गंदी नालियों का पानी, जानवरों को नहलाना, जैसे तालाब में और कुएं में आदि में पानी गंदा जो भी उसमें नहाना इत्यादि, जानवरों को नहलाना तालाब में,
और गंद नालियों का पानी एकत्रित होना, वही उसी में कपड़े धोना, इससे जल में प्रदूषण में शुद्धता में गिरावट आती है, इसे जल प्रदूषण कहते हैं। अब आते हैं वायु प्रदूषण पर। जैसे वायु की शुद्धता में वायु में किसी अवांछनीय पदार्थ का मिलना, जिससे वायु की शुद्धता में गिरावट आती है, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे बाहरी विभिन्न गैसें आदि प्रदूषण फैलाती हैं, धुएं इत्यादि। और अब आती हैं मृदा प्रदूषण। मृदा में किसी बाह्य अवांछनीय पदार्थ का मिलना, जिससे मृदा की शुद्धता में गिरावट आती है, उसे ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। जैसे खाद, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ जो अभी चल रही हैं, मृदा में हानिकारक होती हैं। अब आते हैं मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण पर। ध्वनि में किसी बाह्य अवांछनीय पदार्थ का मिलना, जिससे ध्वनि की शुद्धता में गिरावट आती है, उसे ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े आवाज़ों वाले साधनों का आवाज़, जिससे और डीजे बाजे इत्यादि, जिससे मनुष्य की ध्वनि में शुद्धता में गिरावट आती है, उसे ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब उपसंहार पर यही याद कर लेना। जैसे आज पर्यावरण को स्वच्छ एवं मानव जीवन के लिए उपयोगी बनाना परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मतलब हमारी राष्ट्रीय सरकार भी पर्यावरण सुधार के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है। वाहनों में ध्वनि नियंत्रक यंत्रों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। कल कारखाने के स्थानांतरित किए गए हैं। मतलब कारखाने जो ध्वनि प्रदूषण करते हैं। हमारा यह पुनीत कर्तव्य है कि पर्यावरण शुद्ध जीवनदायक, हमारा कर्तव्य है कि अपनी पर्यावरण को शुद्ध रखें। यह हो गया उपसंहार। IMP पर्यावरण प्रदूषण समझा दिया है, और आगे आप समझ लेना और भी जो आपको IMP लगे। यह इंटरनेट और पर्यावरण है, और एक विज्ञान के चमत्कार, इन तीनों में से एक जरूर आता है। IMP क्वेश्चन है। अब आते हैं विज्ञान के चमत्कार पर। विज्ञान की चरण आ जाए, या विज्ञान के वरदान आ जाए, या विज्ञान के मानव जीवन में विज्ञान, जो जहाँ भी विज्ञान लिखा है समझो विज्ञान की चमत्कार है। तो जैसे विज्ञान के चमत्कार में मानव आदिकाल से आविष्कार, मतलब बहुत पहले से आविष्कार करता आ रहा है, और विकास की, अपने देश में विकास की एक एक सीढ़ी तय करता आ रहा है। प्रस्तावना में लिखना है आपको। मानव ने, आज हम जिस युग में सांस ले रहे हैं, वह कौन सा युग है? विज्ञान का युग है। विज्ञान के प्रत्येक उपलब्धियों को हमारे देश के एक एक क्षेत्र में के कोने कोने में देखा जा रहा है। यही लिखना है प्रस्तावना में। अब आते हैं दूसरे पॉइंट, मनोरंजन के क्षेत्र में। जैसे मनोरंजन की आधुनिक वस्तुएं जो हैं, वह किसके ही देन है? विज्ञान के ही देन है। जैसे टीवी, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो इत्यादि, यह मनोरंजन के हैं। अब आते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। आज चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान अद्भुतपूर्ण देन है। शल्य चिकित्सा, जैसे एक्सरे, हृदय प्रतिरोग, ज्वलन, प्लास्टिक सर्जरी, कृत्रिम अंगों, प्रत्येक रोग को अब तो विज्ञान ने अपनी कोख पर ले लिया। अब तो विज्ञान मौत को भी जीतने का प्रयास कर रही है। यह चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया। अब कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने नवनीत आविष्कारों का माध्यम कृषकों को नवीन आशा का उत्साह संचार किया है। विज्ञान ने बहुत ही नए आविष्कार किए हैं कृषि के क्षेत्र में। जैसे विभिन्न प्रकार के माध्यम, खेतों में बुआई कटाई हेतु ये बड़े बड़े हार्वेस्टर, जैसे पहले तो ऐसे ही काटते रहते, हार्वेस्टर चल गए कटाई के लिए, और सुविधापूर्वक समय संपन्न हो गया। ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि खेतों के माध्यम में बुआई कटाई हेतु चल गए हैं। अब आते हैं मनोरंजन के साधन।
जैसे विज्ञान, टेलीविजन, टेप, टेरिकॉर्डर मनोरंजन के सुलभ हैं। अभिशाप, विज्ञान एक वरदान के साथ साथ अभिशाप भी है। यदि हम इसका अच्छा उपयोग करेंगे तो हमारे लिए विज्ञान एक वरदान है, और इसका दुरुपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे तो विज्ञान हमारे लिए वरदान है, और दुरुपयोग करेंगे तो विज्ञान हमारे लिए अभिशाप है। यह तो हमारे ही विकास पर निर्भर करता है। अब आते हैं यातायात के क्षेत्र में। यातायात मतलब आने जाने के क्षेत्र में। यातायात की आधुनिक वस्तुएं ही विज्ञान के ही देन है। जैसे बस, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रेन, एरोप्लेन आदि विज्ञान के ही देन है। अब आते हैं उपसंहार पर। विज्ञान स्वयं में एक शक्ति नहीं है, वह मानव के हाथ में पकड़कर शक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार विज्ञान अथवा अभिशाप कुछ ना होकर भी उपयोग पर ही आधारित है। विज्ञान पर दोषारोपण करना उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार चलने से दूध दहलना, कर्मों को दोष देना। भगवान मानव को सद्बुद्धि प्रदान करे जिससे वह विज्ञान को मानव कल्याण के लिए प्रयुक्त करे। विज्ञान का कल्याणमय रूप विश्व के कल्याण के लिए है, विनाशमय स्वरूप विनाश के लिए। अतः विश्व कल्याण के लिए ही विज्ञान प्रयोग किया जाना चाहिए। बस यही चारों आपको पढ़ लेने, वेरी IMP है निबंध। और आगे यदि रूपरेखा आती है आखिरी में, तो रूपरेखा हेडलाइन डाल के आपको प्रस्तावना आपको क्या करना है, केवल प्रस्तावना की 2 लाइन लिख देनी है। प्रस्तावना रूपरेखा डाल के प्रस्तावना की 2 लाइन, और ये सभी जल प्रदूषण, प्रदूषित पर्यावरण से बचाव, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, यह डाल के केवल हेडिंग डाल के केवल उपसंहार की 2 लाइन और प्रस्तावना की 2 लाइन डालनी है, और पूरी में हेडिंग डालनी है। 3 नंबर की रूपरेखा आती है, वेरी IMP क्वेश्चन। लेखक परिचय और कवि परिचय और महाकाव्य, ये वेरी IMP क्वेश्चन है, जरूर आते हैं। मुद्रित माध्यमों में लेखक के लिए ध्यान रखते योग्य प्रमुख बातें कौन कौन सी कही हैं। मुद्रित माध्यमों में लेखक ने ध्यान रखने योग्य 2 बातें कौन सी कही हैं। मुद्रित माध्यम के लिए लेखक ने निम्नलिखित 2 बात कही हैं। लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी होता है। लेखन में यदि हम कुछ भी लिखते हैं तो उसमें उनकी भाषा, जैसे इनकी कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है कि हिंदी भाषा है कि अरबी फारसी है, यह ध्यान रखना जरूरी है। लेखक ने बोला है जनसाधारण की भाषा पर बल देना चाहिए। समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन पालन अनिवार्य है। समय का अनुशासन करना अनिवार्य है। लेखन में प्रशासन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है। जो भी आप लिख रहे हैं उसमें अशुद्धियाँ और गलतियों को ठीक करना बहुत जरूरी होता है। लेखन में सहज प्रभाव के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, वेरी IMP क्वेश्चन है ये जरूर पढ़ें। और ये है राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए। यह सत्य है कि असत्य? यह सत्य है। यह बहुत IMP क्वेश्चन है। नाभा सौंदलगेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ते थे।
तो छठे का कौन सा है, कौन सा विषय पढ़ते थे? छठे का है सा मराठी। यह बहुत IMP क्वेश्चन है, 2024 में आया था। लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया, कहाँ ले गया? पांचवे का आ है, कहाँ ले गया? दत्ताजीराव के यहाँ। मोहनजोदड़ो को देखते देखते लेखक को किसकी याद आ गई? मोहनजोदड़ो के घरों में ठहरते हुए लेखक को कुलधारा की याद आ गई। यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। वेरी IMP क्वेश्चन है। कविता के प्रति लगाव से पहले उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक ने ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। लेखक अब कविता से लगाव होने के बाद उसे अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। लेखक अपने आप से खेलने लगा, अब उसे अकेलापन अच्छा लगता है, जिससे कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी, अभिनय किया जा सकेगा। इस प्रकार अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा पूरी तरह बदल गई। वेरी IMP क्वेश्चन है। सिल्वर बैटिंग के आधार पर यशोधरा बाबू के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। यशोधरा बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं। एक तो असंतुष्ट पिता, उनके चारों ओर बच्चे पढ़ लिख उच्च पदों पर हैं या पद प्राप्ति के लिए प्रसन्नशील हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन शानदार पार्टी करते हैं। पिता के उपहार देते हैं, फिर भी वे खुश नहीं होते। वे चाहते थे कि बच्चे सब काम पूछकर करें। उपहार में दिए गए ड्रेसिंग गाउन के बारे में उनका बेटा कहता है कि वह इसे पहनकर सुबह दूध लाएं, परंतु यशोधरा पंत सोचते हैं कि इसके बजाय बेटा कहता कि दूध वह ला देगा। इस प्रकार वह मन में असंतुष्ट अनुभव करते हैं। पारिवारिक जीवन शैली। यशोधरा बाबू परिवार के साथ रहना, पारिवारिक सदस्यों से जुड़कर रहना चाहते थे। वह विवाह के बाद उन्होंने अपने ताऊजी के परिवार के साथ रखा। जिया जनार्दन के बीमार होने पर उन्हें देखने कर्जा लेकर अहमदाबाद जाते हैं। उन्होंने कहा कि भी समस्त संयुक्त परिवार बिखर गया है। अब परंपरावादी विचार। यशोधरा पंत के विचार पूर्ण रूप से परंपरावादी। उन्हें अपनी बेटी कपड़े पहनने व श्रृंगार करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस प्रकार भूषण के द्वारा लाया गया कारपेट, गैस, फ्रिज, सोफा उन्हें पसंद नहीं। स्कूटर के निहायत बेहूदी सवारी बताते हैं। बस यही। और यह है यशोधरा की पत्नी और सिल्वर वेडिंग वाला। वेरी IMP क्वेश्चन है इस पार्ट में से। पहलवान लट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? ये तो हो गया। जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का और जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तीनों क्वेश्चन, तीनों निबंध लेखक परिचय कर लेना है। अब आती है मनुष्य की क्षमता।
ये तो हो गया, वेरी IMP क्वेश्चन है। लेखक ने श्रीश को कालजयी अद्भुत की तरह क्यों माना है? द्विवेदी जी ने श्रीश को कालजयी अद्भुत कहा है। कारण है जिस प्रकार अद्भुत संसारिक बंधनों के ऊपर उठकर अजेयता का मंत्र देता है, सुख दुख भीषण कष्टों से कठिनाइयों संघर्षों में भी जीवन रस प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार श्रीश जेठ की तपती गर्मी लू आदि भादों के उपहास मस्त रखकर जीवन का रस ले लेता है और नीचे ऊपर तक खिल जाता है, जिसे देखकर लगता है कि उसकी मृत्यु और समय की जीत लिया है। श्रीश और अद्भुत दोनों यही समानता होने के कारण श्रीश को कालजयी अद्भुत माना है। क्वेश्चन वेरी IMP है। अब राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे? राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलने पर ही दर्शकों को फिर उत्तेजना फैल आई, कोहल्ला बढ़ गया। मेले में दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही थी। जयनंद कुमार के अनुसार बाजार का जादू। जयनंद कुमार के अनुसार बाजार का जादू क्या है? यह वेरी IMP क्वेश्चन है। बाजार की चमक दमक चुंबकीय आकर्षण को बाजार का जादू कहा जाता है। यह जादू आंखों की राह काम करता है। बाजार के आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीज़ों को आवश्यक न होने पर भी खरीदने के विवश हो जाता है। इससे मोह जाल में फंस जाता है। वह गैर जरूरी वस्तुओं को भी खरीदना शक्ति दिखता है। जब जेब भरी हो और मन खाली हो तो यह जादू खूब चलता है। संदर्भ प्रसंग। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवान कुश्ती देखकर इस संदर्भ पाठ का नाम लिखना। पहलवान की ढोलक पाठ से लिया गया है, जिसके हैं लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ने लट्टन के दंगल देखने के लिए श्यामनगर जाने तथा जोश अकबर शेर बच्चे चांद सिंह के कुश्ती लड़ने चुनौती देने का वर्णन किया है। और यह आते हैं वेरी IMP संदर्भ प्रसंग। यह पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास में साल टाल जमा ना हो तो क्या वह खाक पैसा है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी को अनदेखा भी देखते हैं। पैसे की परचेजिंग पावर प्रयोग में ही पावर का रस है। यह वेरी IMP है। यह किससे लिया गया है? कौन से पाठ से? बाजार दर्शन पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं जयनंद कुमार। तो हमारा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के बाजार से लिया गया है, जिसके हैं रचिता जयनंद कुमार। तो प्रसंग में क्या डालना है? प्रस्तुत पद्यांश पैसे की पावर का बखान किया है यहाँ लेखक ने। लेखक के अनुसार पैसा पावर है। लेखक के अनुसार पैसा ही पावर है। यह एक अद्भुत शक्ति है। लेखक कहते हैं कि यह एक अद्भुत शक्ति है पैसा, जिसके माध्यम से दुनिया की तमाम भौतिक सुख सुविधाएं जुटाई जा सकती हैं। पैसा है तो कभी कहते हैं जिससे के सबूत से आसपास के टाम जमा हो, तो मतलब वह बोल रहे हैं भौतिक सुविधाएं जुटाई जा सकती हैं। सभी दुनिया की हर एक चीज। कितनी संपत्ति है, किसी के पास कितनी संपत्ति है, इसके लिए
उसके बैंक के खाते में देखने की आवश्यकता होती है। किंतु लेखक के अनुसार ऐसे पैसे का भी क्या फायदा जो दिखाई ना दे। लेखक कहते हैं ऐसे पैसे का भी क्या जो दिखाई ना दे, अर्थात जिसका दर्शन ही ना किया जा सके। पैसे के देखने के लिए बैंक का हिसाब पर माल असबाब मकान कोठी को अनदेखी भी देखते हैं। किसी के पास पैसे की पावर, इसके लिए उसके आसपास के माल पानी का होना जरूरी है, और उससे भी अधिक आवश्यक है कि उसका दिखावा ना होना। पैसे वालों के बैंक बैलेंस ही नहीं, उसकी जमीन जायदाद माल पानी सभी बिना देखे दिखते हैं। लेखक के अनुसार पैसे की अद्भुत क्रय शक्ति के प्रयोग पैसे की असली पावर अनिर्णित है। विशेष में क्या करना है, पैसे की पावर सटीक महत्व बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, विशेष चीज पैसे की पावर बताई गई। और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इसमें लेखक ने खड़ी बोली ही बोली है, जिसमें उर्दू अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। लघु वाक्यों का भी प्रयोग लगता है। केवल आपको कर देना है 2। बातें हैं शुल्क। रिपोर्ताज क्या है? रिपोर्ताज एक किसी घटना विशेष महत्मर्शी चित्रण है। सहजता के साथ इसमें घटना साहित्यिक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। जहाँ भी घटना घटित हो वह रिपोर्ताज में किया जाता है। इसमें लेखक अपने विषय में इतना अधिक सक्षम होता है कि वह पढ़ने वालों को ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक ने उस घटना को स्वयं अपनी आंखों से निहारा है। लेखक ने अपनी आंखों से स्वयं देखा है। पढ़ने वालों को ऐसा लगता है रिपोर्ताज में। रिपोर्ताज की 3 विशेषताएं हैं। इसमें किसी घटना का वास्तविक एवं सजीव अंकन होता है, और इसमें घटना का विवेचन व विश्लेषण किया जाता है। और धर्मवीर भारती कृत युद्ध यात्रा रंगयू जैसे ये है इसकी रचना है। संस्मरण और रेखा चित्र ये तो हो ही गए। गद्य की विधाएं बातें हैं। आलोक धनबा एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है, लिखिए। तो इसका है दुनिया रोज बनती है। वेरी IMP क्वेश्चन है, 2024 में आया था। शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार शतक के महत्वपूर्ण कवि हैं? शमशेर वाला 5वां दूसरे हैं। शमशेर किस तार के शतक के महत्वपूर्ण कवि हैं? दूसरे। वेरी IMP क्वेश्चन है। हरिवंश राव बच्चन। तो इसका कौन सा है? द का आ हालावाद। शैली जीवन परिचय कला पक्ष भाव पक्ष। यह लेखक का कॉमन जीवन परिचय है। भाषा शैली आपकी भाषा सरल एवं प्रभावपूर्ण है। आपकी भाषा की जगह पे जिस भी लेखक का नाम आता है आपकी जगह पे उनका नाम लिखना है। जैसे जहाँ जहाँ भी आपकी लिखा है, जैसे आपकी भाषा सरल एवं प्रभावपूर्ण है तो महादेवी का आया है, महादेवी वर्मा का, तो महादेवी वर्मा जी की भाषा सरल एवं प्रभावपूर्ण है, ऐसे करना है। शैली में जैसे महादेवी वर्मा की भाषा सरल एवं प्रभाव है पूर्ण है। आपकी भाषा प्रसार और गुण है। यह कॉमन जीवन परिचय है। 7वें स्थान है भी यहाँ तक करना है, यहाँ से जरूर आता है। और जीवन परिचय केवल रचनाएं 2 याद कर लेनी है आपको लेखक की, और यह सबके लिए चलेगा। कॉमन जीवन परिचय लेखक का। तुलसीदास
तुलसीदास जी का है। रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली और है कविवार तुलसीदास तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी थे, समाज सुधारक माने जाते। इसके लिए उन्होंने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर साहित्य में श्रेष्ठ रचना प्रदान की है। कला पक्ष, आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। इसकी तुलसीदास जी की भाषा संस्कृत निष्ठ है और ब्रज भाषाई बोली जाती है, उनकी अवधी भाषाई बोली है। उन्होंने शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं अरबी, फारसी, बंगाली, पंजाबी भाषाओं का प्रयोग भी किया है, लोकोक्तियाँ का प्रयोग भी किया है। उनके साहित्य के स्थान में हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हैं, साहित्य के अनूठी देह हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनका जीवन छायावाद के प्रमुख स्थान, आधुनिक काव्य की क्रांति के अद्भुत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म मेदिनीपुर, बंगाल के महिषादल राज्य में सन 1899 में हुआ था। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी महिषादल राज्य के कर्मचारी थे। इनकी स्कूल शिक्षा केवल मैट्रिक तक हुई। कालांतर में उन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी भाषा, साहित्य महत्व अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। निराला जी का जीवन दुख और संघर्षों में ही बीता। जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण आश्रम में रहकर समन्वय का कार्य किया। मतवाला कलकत्ता एवं सुधा लखनऊ का संपादन किया। 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में इनका स्वर्गवास हो गया। रचनाएं हैं इनकी सूर्यकांत त्रिपाठी की अनामिका, परमिल, केवल आपको 2 ही करनी है, ज़्यादा पूरी नहीं करनी। गद्य साहित्य, चतुरी चमार, प्रभावती, ये इनकी रचनाएं हैं। रेखा चित्र, कुल्ली भाट, निबंध संग्रह। अब आते हैं भाव पक्ष पर। ये फालतू की जे नहीं करनी है, केवल 2 रचनाएं करनी है और यहाँ आना है भाव पक्ष। प्रेम और सौंदर्य, छायावाद के अन्य कवि होने के कारण निराला के काव्य में प्रेम तथा सौंदर्य के मोहक चित्र प्राप्त होते हैं। उनका सौंदर्य चित्रण आकर्षण एवं अद्भुत है। निराला के काव्य में श्रृंगार के मादक संजीव चित्र का भी प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीयता के बारे में, राष्ट्रीयता, निराला जी काव्य देश प्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावना में ओतप्रोत, उनकी कविताओं में ओज स्पष्ट दिखाई देता है। भक्ति एवं रहस्यवाद की भावना, निराला जी के काव्य में भक्ति एवं रहस्य भावना की रचना प्राप्त होती हैं। उन्होंने आत्मा परमात्मा एकता प्रतिपादन किया है। निराला जी की भक्ति परक रचनाओं में सद्गुण, भक्तों का आत्म समर्पण, तल्लीन हृदय, अर्थ भावना परिचित हुआ होती है। प्रकृति चित्रण, निराला जी का प्रकृति में चित्रण विविध रूप में प्राप्त होते हैं। उनकी प्रकृति अत्यंत मधुर और सजीव है। उन्होंने प्रकृति में मानवीय भावों तथा क्रियाकलापों का आरोप किया है। प्रगति दृष्टिकोण, छायावाद के कवि का उत्कृष्ट स्थान है। वे मुक्तक के जनक थे। उन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की। हिंदी साहित्य में निराला के कृतित्व को उनके व्यक्तित्व ने और भी अधिक महान बनाया है। अब आ गया तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का तो बता ही दिया, बेरी एमपी है। कला पक्ष और भाव पक्ष। एक घूंट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। यह सत्य है या असत्य? यह सत्य है। यह वेरी एमपी क्वेश्चन है। देखते हैं।
निर्गुण भक्ति धारा की कोई 3 विशेषताएं लिखते हुए निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। निर्गुण भक्ति धारा की 3 विशेषताएं हैं। निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास रखने वाले ये कवि गुरु को ईश्वर के समान मानते हैं। इस धारा के कवियों ने रूढ़ि, छुआछूत, कुरीतियों का प्रहार किए हैं। इस धारा के कवियों ने अवधी, सदुक्कड़ी मिश्रित भाषा अपनाई है। भक्ति काल की निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा की 4 विशेषताएं। इस शाखा के 4 विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस काल के काव्य में कला पक्ष के अतिरिक्त भाव पक्ष भी सबल है। प्रमुख छंद दोहा, सौरठा, चौपाई का प्रयोग किया गया है। अवधी एवं फारसी भाषा का प्रयोग तथा मसनवी शैली है। कवि कुतुबन मंझन एवं जायसी प्रेम गाथाओं के काव्य रूप में गुथ लिया है। बात का तो हुई है। अब आते हैं भक्ति काल की हिंदी स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। भक्ति काल लोक मंगल तथा समन्वय की भावना, भक्तों का भाव का प्रधानता, स्वत सुखाय, काव्य साधना तथा भाव की कला पक्ष, मणिकांचन युग हो गया। छायावाद भाषा में डॉक्टर नरेंद्र के शब्दों में छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है। आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। सौंदर्य तथा प्रणय भावनाओं का प्रधान, भाषा में लाक्षणिकता तथा वक्रता की प्रमुखता है। ब्रह्मार्थ निरूपण के स्थान पर स्वानुभूति निरूपण की प्रधानता है। प्रकृति का सजीव सत्य के रूप में चित्रण तथा प्रकृति पर कवि द्वारा अपने भावों का आरोपण है। छंद विधान में नूतनता है। प्रमुख कवि हैं इनके जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा और रामकुमार वर्मा आदि हैं। छायावाद की प्रयोगवाद कविता की 4 विशेषताएं। प्रयोगवाद कविता के मार्क्सवादी प्रभाव परिलक्षित हैं। इस काव्य में सजग एवं गहरी पीड़ा का बोध है। प्रयोगवाद कविता भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता का विशेष बल देती है। फ्रायड के काम्य सिद्धांत को सर्वोपरि रूप में स्वीकार किया गया है। प्रयोगवादी का प्रवर्तक अयोग्य है। वीरगाथाकालीन कवियों के काव्य की रचना का प्रमुख विषय क्या था। वीरगाथी कवि के अपने राजा की शौर्य गाथा को अपने काव्य का विषय बनाते थे। वीरगाथा काल का मुख्य रस कौन था। वीरगाथा काल का मुख्य रस वीर रस था। निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा में कौन सी भाषा एवं शैली प्रयुक्त है। निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा में अरबी एवं फारसी भाषा का मसनवी शैली का प्रयोग है। भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी शाखा में कौन सी भाषा का प्रयोग है। खिचड़ी एवं साधुक्कड़ी। रघुवीर सहायक कौन से तार सप्तक के कवि हैं। रघुवीर दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। प्रगतिवाद का क्या है। 1936 में। छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा गया है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल को कहा गया है। शेषकों के प्रति घृणा एवं शोषितों के प्रति करुणा प्रतिवाद है। सत्य है या असत्य। छठवीं का सत्य है। आते हैं रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा है।
अवधि। रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए भूषण। हिंदी पद साहित्य को बांटा गया है। हिंदी पद साहित्य को 4 कालों में, 3 कालों में, या 5 कालों में, या 6 कालों में। पहले का आ है 4 कालों में बांटा गया है। वीरगाथा काल प्रसिद्ध रचना है। वीरगाथा पर प्रसिद्ध रचना है सा की, पृथ्वीराज रासो की। आदिकाल के कवि कौन हैं? आदिकाल के कवि हैं सा चंदबरदाई। अपने पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी की जानकारी दी गई है। जे वेरी वहीं पे क्वेश्चन है। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। किसमें मिलती है? छायावाद में। कविता फूलों के बहाने है। खिलना। श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन सा था? लट्टन सिंह। जिस पाठ के लेखक हैं? आनंद यादव। भारत में पहला छापाखाना खुला था गोवा में। शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं 3। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? शब्द रूप बीज। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? पहलवान बाबर सिंह। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5000 साल पुराना है। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवनीत और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? संवाद। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवनीत और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सॉरी, इसका है क्लाइमैक्स। विपरीतार्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण लिखिए। आकाश पाताल। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? इसका है संवाद। जिस काव्य के छंदों का पूर्वापर संबंध न हो उसे क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य। रीतिकाल को संदर्भ क्यों कहा गया है? ये कर लेना। और नई कविता की 2 विशेषताएं। उड़ने और खिलने कविता का क्या संबंध है? ये कर लेना। शीतलवाणी में आग के होने का अभिप्राय है। शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय? इसका अभिप्राय उक्त पंक्ति का आशय यह है कि जहाँ एक और कवि जब अपने गीतों एवं रचनाओं का सस्वर पाठ करता है तो उसकी वाणी सुनने वालों को अत्यंत कोमल और मीठी लगती है। संवेदनशील हृदय से निकलने कवि के उद्गारों की शीतलता होती है, किंतु वास्तविकता में कवि के गीतों में उसका विद्रोही स्वर छुपा है। ऐसे में उसकी वाणी बाहर से शीतल होते हुए भी स्वयं में क्रोध की आग को समेट रहती है। मैं और जब और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। यमक अलंकार से अलंकृत। इस पंक्ति में और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में हुआ है। पहला, और कवि के स्वभाव की विशेषता बताते हुए उसे भावना
प्रधान व्यक्ति सिद्ध करता है। दूसरा और का उपयोग तथा के रूप में हुआ है, जबकि तीसरे ओर से संसार के निवासियों की भौतिकवादी प्रकृति की ओर संकेत किया गया है। वास्तव में और शब्द कवि और जग के संबंधों में अंतर का अथवा विरोधाभास का चित्रण करता है। यह कवि के व्यक्तित्व, उसकी प्रवृत्ति तथा उसके व्यवहार एवं जग की भौतिकता, सोच, प्रकृति के भेद बोध कराता है। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? कवि कहता है कि यह संसार विरोधाभास मूलकों का एक जीवंत उदाहरण है। इस जगत में जहाँ एक ओर बुद्धिमान और समझदार लोग रहते हैं, वहीं दूसरी ओर नासमझ और मूर्ख लोग भी निवास करते हैं। ज्ञानी लोग जहाँ परम सत्य ब्रह्मा के तत्व को समझदार जीवन भर मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहते हैं, वहीं मूर्ख लोग सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति को ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं और जीवन भर उसी भौतिक व्यवहार की प्राप्ति को ही अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मानते और जीवन भर व्यवहार को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। संभवतः इसलिए कवि ने उन्हें भी कहा है कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान भी रहते हैं। संसार में कष्टों को ये बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों को झांक रहे होंगे? बच्चे अपने माता पिता के शीघ्र लौटने की आशा में नीड़ों को झांक रहे होंगे। उनके माता पिता उनके लिए भोजन की तलाश सुबह जल्दी घोंसले में निकलते होंगे। ऐसे में भूख के व्याकुल एवं माता पिता के वात्सल्य से वंचित बच्चे अपने अभिभावकों के जल्दी से जल्दी घर लौटने की प्रतीक्षा में आकुल रहे होंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि माता पिता के सानिध्य की प्रत्याशी में बच्चे नीड़ों को झांक रहे होंगे। संसार के कष्टों में क्वेश्चन है, यह दोनों एक जरूर आएगा इनमें से। संसार के कष्टों में रहते भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? सुख दुख, लाभ हानि, आनंद कष्ट एक ही सिक्के के पहलू हैं। बिना एक अनुभव हुए दूसरे की सच्ची अनुभूति संभव नहीं है। जीवन पथ पर चलते चलते मिलने वाले कष्ट रूपी सूलों के बाद भी मानव अपने कर्म पथ से विमुख नहीं हो सकता। यह व्यक्ति विशेष निर्भर करता है कि वह जीवन में अपने प्रतिकूल परिस्थितियों कैसे पार कर पाता है। यदि मनुष्य स्वयं आत्मविश्वास बनाए रखते हुए कष्टों को जीवन का एक हिस्सा मानते हुए मुस्कुराकर कष्टों का सामना करता है, तो न सिर्फ कष्टों की तीव्रता और उनका प्रभाव कम हो जाता है, अपितु वह खुशी और मस्ती के साथ उन कष्टदायक दिनों को सफलतापूर्वक निकाल सकता है। अब उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है? उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने भोर के नभ की तुलना नीले शंख से की है। उषा कविता में गांव की शोभा बताई गई। उषा कविता में गांव की शोभा घरेलू बिंबों के माध्यम से बताई गई है। सुबह पो फटने से पूर्व आकाश का रंग शंख के रंग के समान गहरा नीला होता है। थोड़ी देर बाद यह रंग परिवर्तित होकर गहरा स्टेली सा हो जाता है, ठीक वैसा ही जैसे राख में लिपे हुए किसी गीले चौके का होता है। थोड़े और देर बाद आसमान में जैसे जैसे सूर्योदय होने वाला होता है, उसका रंग
लालिमा लिए हुए ठीक वैसे हो जाता है जैसे किसी ने काली सिल पर केसर पीसकर उसे धो लिया हो, अथवा किसी बच्चे को काली स्लेट के लाल मिट या घड़िया या